जय हिंद दोस्तों, मैं विनय यादव आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी सुपर फास्ट रिवीजन बैच में। हिंदी के सुपर फास्ट रिवीजन बैच में आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय यूपीपी पे। तो दोस्तों, आज हमारी 8वीं क्लास है और आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। जी हाँ दोस्तों, संज्ञा। अब संज्ञा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो हमारे एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिए जाते हैं, या फिर कोई एक वाक्य ऐसा आ जाता है और वहाँ पे संज्ञा या इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें, कुछ बातें पूछ ली जाती हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं संज्ञा। दोस्तों, एक्चुअली संज्ञा होता क्या है? तो संज्ञा हमारे आसपास जो भी हैं, जो भी वस्तुएं, जो भी चीज़ें, जो भी भाव, जो भी शहर, जो भी स्थान, जो भी नदियाँ, मतलब कुछ भी A to Z अगर किसी चीज़ का कुछ नाम है तो वह उसकी संज्ञा है। बेसिकली संज्ञा का मतलब नाम ही होता है। जैसे मैं हूँ, मेरा नाम विनय, तो ये विनय जो है वो हमारी संज्ञा है। जैसे आप है, आपका नाम कुछ भी होगा तो वो आपकी संज्ञा है। तो चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा अभिव्यक्ति, अवस्थिति या भाव, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्थिति आया अथवा भाव के नाम को हम उसकी संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा का वर्गीकरण, तो देखिए संज्ञा का वर्गीकरण जो है वो हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो होता है व्युत्पत्ति के आधार पर ये वाला, और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर ये वाला। तो संज्ञा का वर्गीकरण हम दो प्रकार से करेंगे, व्युत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा है वो आपकी 3 प्रकार से होती है। कौन कौन सी? रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा, योग रूढ़ संज्ञा। तो ऐसे शब्द जो रूढ़ शब्द होते हैं लेकिन वो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम होते हैं तो वह हमारी रूढ़ संज्ञा होती है। जैसे कि एक नाम मैंने लिख दिया मोहन, ठीक है। तो मोहन जो है, अगर हम इसके जो अक्षर हैं, अक्षरों को अगर इधर उधर हम तोड़ दें, अलग अलग कर दें, तो यहाँ से हमको पार्टिकुलर या स्पेसिफिक कोई भी एक अर्थपूर्ण अक्षर, अर्थपूर्ण शब्द नहीं मिलेगा। तो मोहन जो है एक रूढ़ शब्द है, और अगर रूढ़ शब्द है और किसी का नाम है तो ये हमारी रूढ़ संज्ञा हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है लखनऊ, तो लखनऊ एक जगह का नाम है, एक जगह है उसका नाम लखनऊ है। अगर इसके अक्षरों को हम अलग अलग कर दें तो यहाँ पर हमको कोई भी दूसरा अर्थपूर्ण शब्द नहीं मिलेगा। जब कोई दूसरा अर्थपूर्ण शब्द नहीं मिलता है देन ये रूढ़ शब्द है, और ये बेसिकली एक जगह का नाम है तो ये संज्ञा हो गई। तो ये हमारी रूढ़ संज्ञा हो गई। देखिए दोस्तों, यही मतलब हमारी पहचानने की ट्रिक रहेगी और यही पहचानने का कॉन्सेप्ट है। बहुत ज़्यादा इसमें कोई गणित नहीं लगानी, बहुत ज़्यादा कोई इसमें थ्योरम नहीं सेट करनी, बस नॉर्मल सी चीज़ें हैं और नॉर्मल तरीके से पढ़ लेनी, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा यौगिक संज्ञा। अब यौगिक संज्ञा क्या होता है? जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में समझाया कि यौगिक शब्द क्या होते हैं। तो जो यौगिक शब्द होते हैं वहाँ पर अगर हम संज्ञा लगा दें तो वो यौगिक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि अब दो या दो से अधिक अक्षरों या शब्दों से मिलकर बना कोई एक नया शब्द जिसका कोई एक विशेष अर्थ हो और वह संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जा रहा हो तो आपकी यौगिक संज्ञा हो जाएगी। जैसे लिखा है क्या? पनघट लिखा है आपके सामने। क्या लिखा है? पनघट। तो यहाँ पे दो शब्द हैं, एक है पन, एक है घट। दो शब्द से मिलकर ये बन गया पनघट। और पनघट एक बेसिकली एक जगह का नाम होता है जहाँ से पानी भरा जाता है, नदियों में, तालाबों में, या बहुत सारी जगह पे किनारे बना होता है जहाँ से पानी भरा जाता है, कुएं के पास भी होता है। तो ये हो गया पनघट, एक स्पेसिफिक जगह का नाम है, इसलिए ये हो गया, और ये एक यौगिक शब्द है इसलिए हमारी यौगिक संज्ञा होगी। जैसे ये लिखा है पाठशाला, मैंने पहले लिख दिया पाठशाला। तो पाठशाला क्या? पाठशाला, पाठ और शाला दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और ये तो आपका यौगिक शब्द हो गया। और पाठशाला जो है बेसिकली स्कूल के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, विद्यालय के लिए यूज करते हैं। तो ये एक जगह हो गई, तो ये हो गया हमारा यौगिक शब्द और यौगिक संज्ञा हो गई, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे लिखें दशानन या दशरथ, तो देखिए दशरथ और दशानन दोनों अलग अलग प्रकार से बने, अलग अलग दो शब्दों से मिलकर बने, लेकिन ये यहाँ पर ना तो दशरथ का कोई स्पेशल अर्थ है और ना ही दशानन का, ठीक है, बल्कि यहाँ पे कोई तीसरा रूढ़ शब्द बन जा रहा है। जैसे लिखा है दशरथ, तो दशरथ का रूढ़ शब्द बन जा रहा है अयोध्या के राजा श्री राम जी के पिता, ठीक है। अब ये रूढ़ शब्द बन गया। अब अगर उसके अक्षरों को तोड़ा जाए तो वहां पे कुछ नहीं। अब श्री राम जी के पिता का नाम दशरथ है, तो दशरथ शब्द के अक्षरों को अगर तोड़ दें तो कोई दूसरा ऐसा शब्द नहीं बनेगा जिसको हम श्री राम जी का पिता कह सकें। जैसे दशानन का अर्थ है रावण, ठीक है, 10 प्लस आनन मिलके बन गया दशानन, ठीक है, और रावण मतलब लंका का राजा। लेकिन अगर हम दशानन के अक्षरों को इधर उधर तोड़ दें तो क्या हम कोई एक नया शब्द बना सकते हैं जिससे कि हम कह सकें कि ये लंका के लंका का जो राजा है रावण उसका प्रतीक है? ऐसा कतई नहीं हो सकता। देन ये हो गए हमारे योग रूढ़ शब्द। तो आप लोगों में उम्मीद करता हूँ कि ये व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा है उसे आप लोग समझ चुके होंगे। वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर
आपसे पूछा जाएगा व्युत्पत्ति के आधार पर तो सिर्फ शब्द पूछे जाएंगे, संज्ञा नहीं पूछी जाएगी। दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी क्विज चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल विनय यूपीपी पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अभी आप स्क्रीन पर भी उसे देख सकते हैं, डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब चलिए शुरू करते हैं अर्थ के आधार पर संज्ञा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इधर से एग्जाम में आएगा। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे कुछ विशेष रूल्स, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में कैसे प्रयोग किया जाएगा, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में या भाववाचक संज्ञा में कैसे प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों इसीलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और पूरी वीडियो देखते हुए जो अपना ज्ञान अर्जन है उसे बढ़ाइए और आने वाली आगामी भर्ती में सिलेक्शन लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं अर्थ के आधार पर संज्ञा। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले लिखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, आप लोग उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। फोकस मेरी आवाज पे रखिएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ उस पर फोकस रखेंगे, ज्यादा सही रहेगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, हमने एक हेडिंग डाली और अब हम लोग लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पार्टिकुलर कोई एक व्यक्ति होना चाहिए, कोई एक वस्तु होनी चाहिए या कोई एक स्थान होना चाहिए, आदि का बोध कराएं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराएं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि लिख दिया जाए एग्जाम्पल में लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरे नाम लिख दो, अपना नाम लिख दो, या कोई वस्तु जैसे पंखा, टीवी, फैन, कूलर कुछ भी लिख दो, तो वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है, क्योंकि वो पर्टिकुलर किसी एक चीज को इंडिकेट करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि लखनऊ, तो लखनऊ पर्टिकुलर किसी एक जगह का नाम है और वो सिर्फ एक। अगर मैं बोल दूं शहर, तो शहर बहुत सारे हो जाएंगे, तो ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं रहेगी। लेकिन अगर मैं बोल दूं लखनऊ, तो ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं, जैसे कि मैंने लिख दिया लखनऊ, क्या लिख दिया, लखनऊ लिख दिया, और क्या लिख दे रहा हूं मैं, बनारस लिख दे रहा हूं, क्या, बनारस, ठीक है, ये मैंने लिख दिया बनारस। अब मैं लिख देता हूं पर्टिकुलर कुछ भी लिख देता हूं, जैसे कि मैंने लिख दिया राम, ठीक है। तो ये, और एक मैं लिख दे रहा हूं क्या सर, एक मैं लिख दे रहा हूं क्या, बाइक। ऐसे तो बाइक बहुत सारी हो जाएंगी, मैं लिख दे रहा हूँ टीवीएस बाइक, ठीक है, टीवीएस बाइक मैंने लिख दिया। तो ये जो हो गए, ये आपके हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल, क्योंकि पर्टिकुलर किसी एक चीज को इंडिकेट कर रहे हैं कि नहीं ये यही वाली चीज है, ठीक है। अगर अब मैं बात करूं जातिवाचक संज्ञा की, तो जो शब्द या वह संज्ञाएं जो किसी जाति का, किसी वस्तुओं की जाति का, व्यक्तियों की जाति का, स्थान, जैसे कि स्थान है, मतलब लखनऊ, बनारस, कानपुर, बहुत सारे स्थान हैं, और इनको मैं पर्टिकुलर नाम न लेके सीधे बोल दूं कि शहर, भारत, उत्तर प्रदेश के सभी महानगर, तो यहाँ पे बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे मैं बोल दूं कि एक क्लास, बच्चों की क्लास, तो एक समूह हो जाएगा, एक जाति हो जाएगी। मतलब मैं बोल दूं लड़के, सॉरी मैं बोल दूं लड़के, तो लड़के पर्टिकुलर एक जाति हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसी एक लड़के को इंडिकेट नहीं किया जा रहा। अगर मैं बोल दूं लड़कियां, देन ये एक जाति हो जाएगी, एक फेमिनिन जेंडर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो ये वह संज्ञा शब्द या वह शब्द जो किसी जाति विशेष का बोध कराते हैं उन्हें हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। चलिए अब इसको मैं इरेज करके लिखता हूँ यहाँ पे, जातिवाचक संज्ञा। देखिए पूरी डेफिनेशन लिखना सही नहीं है और जरूरी भी नहीं है, मैं यहाँ पे लिखूंगा, मतलब जो भी पढ़ा रहा हूँ उसका नाम लिखूंगा और साथ में कुछ एग्जाम्पल लिखूंगा, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। मैंने लिखा जातिवाचक संज्ञा, क्या लिखा, जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो वह संज्ञा शब्द जो एक ही प्रकार की वस्तुओं की जाति का बोध कराते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, वह संज्ञा शब्द जो एक ही प्रकार की वस्तुओं की जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि नदी हो गई, क्या, नदी हो गई, पर्वत हो गए। अब नदी, पर्वत, शहर, ठीक है, नदी, पर्वत, शहर, या मैंने बोल दिया कि एशिया महाद्वीप के अंदर के सभी देश। अब एशिया महाद्वीप के अंदर के सभी देश तो देश है, बस बात खत्म है। बहुत सारे देश, पर्टिकुलर मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा। या मैं बोल देता हूँ चलो महाद्वीप, क्या, महाद्वीप, ठीक है, मैंने बोल दिया महाद्वीप, मैं किसी महाद्वीप का नाम ही नहीं ले रहा हूँ, बस मैंने बोल दिया महाद्वीप। मैं बोल दे रहा हूँ क्या, महासागर, क्या, महासागर मैंने बोल दिया। तो ये सभी क्या है, ये सभी जातिवाचक संज्ञा। सब महाद्वीप तो 7 महाद्वीप, मैंने एक 8वां भी खोजा गया है जल्दी में, ऑस्ट्रेलिया के नीचे है, न्यूजीलैंड के पास में, और ये
अगर मैंने बोल दिया महासागर तो बहुत सारे महासागर हो गए, 5 महासागर हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम इन्हें जातिवाचक संज्ञा के रूप में इंडिकेट कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अपना अगला द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक भी उसे हम लोग बोलते हैं या बोल सकते हैं। अब द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा क्या होती है? तो जिस संज्ञा शब्द से मुझे किसी पदार्थ या किसी द्रव्य की का बोध होता है या किसी की उसकी पहचान होती है तो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे। वह संज्ञा शब्द जिनसे हमें किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है या उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है उन्हें हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि सोना, क्या? जैसे हो गया सोना, प्लेटिनम, चांदी, क्या? सोना, चांदी, प्लेटिनम या कोई अन्य धातु जिसको हम पर्टिकुलर नाम से यूज करेंगे, ठीक है। पर्टिकुलर नाम से यूज करेंगे तो वो आपकी हो जाएगी द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि हीरा हो गया, मोती हो गया, बहुत सारी धातुएं हैं, ठीक है। तो वो हो गई आपकी पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब हम लोग पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा। क्या पढ़ेंगे? समूहवाचक। तो जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति का वाचन ना करके, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति का वाचन ना होके एक संपूर्ण समूह का बोध कराते हैं, वह संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति का वाचन, किसी एक व्यक्ति का वाचन या किसी एक पर्टिकुलर, किसी एक वस्तु, किसी एक व्यक्ति, किसी एक चीज का बोध ना कराएं, उसके बारे में ना बताएं, बल्कि वो संपूर्ण उस समूह का बोध कराएं, तो उन्हें हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। ये आपका हो गया। तो वह संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु को पर्टिकुलर न बताएं, हमें उनके बारे में पर्टिकुलर उनको ज्ञात न कराएं, उनका बोध न कराएं, बल्कि उनके संपूर्ण समूह का ज्ञान कराएं, हमें उनका बोध कराएं, तो उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या ले लेते हैं? जैसे पर्वतों की श्रृंखला, तारों का समूह या तारामंडल, ठीक है। जैसे कि पर्वतों की श्रृंखला, अब बहुत सारे पर्वत हैं। चोटियां, पर्वतों की चोटियां, अभी बहुत सारी चोटियां, पर्वतों की श्रृंखला, पर्वतों की चोटियां, क्या? पर्वतों की चोटियां। और जैसे कि और हम पढ़ लेते हैं तारों की मतलब तारों का समूह, आसमान में बहुत सारे तारे हैं ना, तो तारों का समूह, ये सब आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएंगे आपके? ये आपके हो जाएंगे समूहवाचक संज्ञा। अब हम लोग पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा, यानी कि एक्सप्रेशन जिसे हम लोग कहते हैं। जैसे कि कोई बोल दिया कि दुखी है, खुश है, तो ये सब भाव ही तो है हमारे। भाववाचक संज्ञा यानी कि वह संज्ञा शब्द जिनसे हमें किसी भाव, स्थिति या गुण अथवा दोष का ज्ञान होता है। भाव, स्थिति, गुण अथवा दोष का ज्ञान होता है, उन्हें हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे कि लिख दिया गया क्रोध। क्या लिख दिया गया? क्रोध। तो क्रोध ये क्या है? ये एक भाव है जिसको हम पर्टिकुलर अपनी आंखों से नहीं देख सकते। जैसे वह सभी चीजें जिनको हम महसूस तो करते हैं लेकिन अपनी आंखों से नहीं देख सकते, और उनका पर्टिकुलर एक नाम होता है तो उन्हें हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे बोलने कि फला बहुत ज्यादा खुश है, तो वो खुश है लेकिन उसकी जो खुशी है मैं आंखों से नहीं देख सकता, बस उसे मैं महसूस कर सकता हूँ। उसकी खुशी को मैं टच नहीं कर सकता लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ उसकी खुशी को। तो ये होते हैं हमारे भाव होते हैं, मतलब वह सभी चीजें जिनको हम महसूस तो करते हैं लेकिन उन्हें हम टच नहीं कर सकते, उन्हें हम देख नहीं सकते। जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर को तो हम महसूस तो करते हैं पर उसे हम छू नहीं सकते, बट हार्डवेयर को हम छू लेते हैं। जैसे कि ये मेरा बोर्ड है, प्लाई बोर्ड है, इसको मैं टच कर रहा हूँ, ठीक है, कोई नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज हो जिसको मतलब हम सिर्फ महसूस करें पर हम टच ना कर पाए, ठीक है, तो वो होती है हमारी भाववाचक संज्ञा, ठीक है। जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर, तो ये होते हैं हमारे भाव। और भाव में से लिख दिया गया मैंने क्रोध, फिर मैंने लिख दिया क्या? खुशी, मैंने लिख दिया खुशी। तो ये हमारा क्या है? भाव है, ये हमारा भाव है। जैसे मैंने लिख दिया कि ममत्व, मतलब जैसे एक माँ होती है तो अपने बच्चे के लिए उसका क्या होता है? ममत्व होता है। क्या होता है? ममत्व होता है, ठीक है। अगर मैंने एक लिख दिया अपनत्व, क्या लिख दिया मैंने? अपनत्व। तो ये क्या है? ये भी एक प्रकार का
भाव है। अगर मैं लिख दूं क्या, यौवन, क्या यौवन, यौवन मतलब थोड़ा सा जो होता है मतलब युवा व्यक्ति होता है, उसकी जो शारीरिक बनावट स्थिति होती है उसे हम कहते हैं यौवन कहते हैं। तो यौवन जो है इसे हम छू नहीं पाएंगे भाई, छुएंगे तो पर्टिकुलर अगर किसी को तो उसका हम बॉडी छुएंगे, उस इंसान को टच करेंगे, पर उसका यौवन ये नहीं कर सकते ना। देन ये सब हमारे भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। तो अभी अब मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग भाववाचक संज्ञा समझ चुके होंगे। मतलब आपने अर्थ के आधार पर तो सभी संज्ञाएं समझ ली, लेकिन अभी कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट रूल्स बचे हैं। जैसे कि अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा कोई लिखी है और उसको हम जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग करना चाहें तो कैसे करेंगे, जातिवाचक संज्ञा को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में कैसे प्रयोग करेंगे, ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। देन हमें इसके बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम यही देख लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग। क्या सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग। तो जैसे कि आपसे बोल दिया कि आप बहुत बड़े हरिश्चंद्र मत बनो, या आज के देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं, क्या आजकल देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं। तो यहाँ पे क्या मतलब, देखिए जो हरिश्चंद्र पार्टिकुलर व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि हरिश्चंद्र किसी एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन जब ऐसे यूज किया जाएगा कि आज के समय में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं, या आप बहुत बड़े हरिश्चंद्र मत बनो, मतलब यहाँ पे हरिश्चंद्र किसी व्यक्ति का नाम न लेके सच बोलने वाले, क्योंकि हरिश्चंद्र जो थे वो सच बोलने के लिए प्रसिद्ध थे, तो क्या बोल दिया गया कि आप हरिश्चंद्र ना बनो, मतलब सच बोलने वाले लोगों को इंडिकेट करे। हरिश्चंद्र जो शब्द है ये सच बोलने वाले लोगों को इंडिकेट करा, देन ये हो जाएगी आपकी जाति। सच बोलने वाले लोग मतलब एक जाति हो गई, और ऐसे ही आपका प्रयोग कर दिया गया कि आप बड़ा हरिश्चंद्र ना बना, ए बाओ तो बड़का हरिश्चंद्र ना बना, तो ऐसे करके ये हो गई आपकी मतलब कि जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा के जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग। अभी एक और एग्जांपल बताऊं, जैसे कि मतलब बोल दिया गया कि आज के समय में जयचंदों की कमी नहीं है। देश को लुटाने के लिए या देश को धोखा देने के लिए जयचंदों की कमी है। तो यहाँ पे जयचंद मतलब धोखा देने वाले लोगों का एक समूह हो गया। जैसे अब हम अगर दूसरा अपना देखें कि जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग, तो जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल आ जाएगा कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखी, तो गोस्वामी एक जाति है, लेकिन जब हम ऐसे यूज करेंगे तो गोस्वामी जो है ये तुलसीदास जी के लिए प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल आएगा कि शुक्ला जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। ठीक है, तो शुक्ला जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। अब शुक्ला तो एक पर्टिकुलर जात होती है, लेकिन अब अगर हम हिंदी साहित्य के साथ शुक्ला जी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी की। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी किसी अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।